Hello everyone, this is Love Jagwani. Before we start this session, I would like to welcome our speaker and mentor of Logical Vibes, Mr. Achutendra Singh Baghel, sir. Sir, would you like थैंक to यू. share something with us before we start this session? यस एज ऑलवेज कि आप सभी लोग सेफ हैं और हेल्दी हैं, यही होप करता हूँ. और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यू. अभी तक जितने पुराने हमने चैप्टर्स किए, चैप्टर 7 तक आईपीसी के, सबने अच्छे से पढ़े होंगे. आज हम उससे आगे बढ़ते हैं. Okay, sir. Now I would like to request Ms. Sejal ma'am to come forward and start this session. Thank you, Love, for the introduction and good evening, sir. So, the very first question which arises by reading the heading of this chapter is public tranquility. So, what is public tranquility? अगर आईपीसी के अंदर देखें तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड. सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, हमें जो हमारे जनरल सेंसेस है, जो जनरल नॉलेज है, उसका ही सहारा लेना पड़ेगा. पब्लिक मीन्स एट लार्ज में अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इकट्ठे होते हैं या किसी जगह पर होते हैं तो उसको पब्लिक कहा जाता है. एंड ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड का मीनिंग है शांति. तो अगर जहाँ पर कई सारे लोग हैं या किसी ऐसी जगह पर जहाँ कई सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर जो पीस होता है, शांति होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी ऑफेंसेस हैं वो इस चैप्टर में बताए गए हैं. सो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इज जो जो हमारी जनता है उसके बीच में शांति. Thank you, sir. So, my next question is it's not a question. Would you like to explain the sections covered under this chapter? बिल्कुल. इसमें जो चैप्टर में सेक्शन 141 से सेक्शन 160 तक अपराध बताए गए हैं, इसको हम वन बाय वन बिल्कुल पढ़ सकते हैं. जैसा सेक्शन 141 जो है वो बताता है कि व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली. डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141, जिसमें ये कहा गया है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली if the common object of the persons composing the assembly is. जो यहाँ से जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उससे ये पता चलता है कि 5 और मोर पर्सन्स, सो अनलॉफुल असेंबली होने के लिए 5 या उससे ज़्यादा लोगों के उपस्थित होने की आवश्यकता सबसे पहले है. फिर उन जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं उनका एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट होगा. अनलॉफुल असेंबली का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा. अब कॉमन ऑब्जेक्ट किस तरीके का, ये आगे 5 पॉइंट्स में बताया गया है. फर्स्टली, टू ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट. मतलब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट को, इसके अलावा किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी लॉफुल पावर्स के एक्सरसाइज में रोकने के लिए ओवरऑ करना, आतंकित करना, डराना, अगर ये कॉमन ऑब्जेक्ट है उस अनलॉफुल असेंबली का, तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी. 5 और उससे ज़्यादा लोगों की असेंबली. दूसरा, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस. अगर कोई कानून बनाया गया है या कोई लीगल प्रोसेस बताई गई है, उसको रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए अगर कॉमन ऑब्जेक्ट बनाते हैं 5 या ज़्यादा लोग, तो वो अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा माने जाएंगे. तीसरा, टू कमिट एनी मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस. तो अगर ये 5 या उससे ज़्यादा लोग कॉमन ऑब्जेक्ट ये बताते हैं कि उन्हें मिसचिफ क्रिएट करना है या क्रिमिनल ट्रेसपास करना है, ये दोनों अपने आप में अपराध हैं. आईपीसी में मिसचिफ भी अपराध बताया गया है और क्रिमिनल ट्रेसपास भी अपराध बताया गया है. तो अगर उस असेंबली का ऑब्जेक्ट ये होता है कि उन्हें ऐसा कुछ अपराध करना है, तो उनकी जो एसोसिएशन है उसको अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा. फोर्थली, by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right.
अगर 5 या उससे ज़्यादा लोगों की जो एसोसिएशन है उसका ऑब्जेक्ट ये है कि वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखा करके किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी छीन लेना चाहते हैं या उसको अपनी प्रॉपर्टी का एन्जॉयमेंट करने से रोकना चाहते हैं या फिर उसका कहीं एक पाथ जो विशेष रास्ता है उसको यूज़ करने का राइट है उसको रोकना चाहते हैं, पानी लेने का अधिकार है उसको रोकना चाहते हैं, या उसका कोई भी ऐसा अधिकार है इनकॉर्पोरियल राइट यानी कोई भी उसका भौतिक ऐसा अधिकार है जिसका वो उपभोग कर सकता है, उसको रोकने का प्रयास करना उनका ऑब्जेक्ट है, तो भी असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। एंड फिफ्थ, by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। तो क्रिमिनल फोर्स का यूज करके या क्रिमिनल फोर्स दिखा करके उस व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने के लिए मजबूर करना जो उसको लीगली नहीं करना चाहिए, या फिर जो वो लीगली कार्य करने के लिए बाउंड है ऐसा कार्य करने से रोकना। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट भी इस एसोसिएशन का होगा तो उनकी असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर जब असेंबली फॉर्म हुई वो 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हुए, उस समय हो सकता है उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट ना हो, परंतु वहाँ असेंबल होने के बाद उन्होंने एक अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट जनरेट कर लिया, जैसा कि इन 5 पॉइंट्स में बताया गया है वैसा कोई कॉमन ऑब्जेक्ट जनरेट कर लिया, तो भी वहाँ पर वो अनलॉफुल असेंबली कहला जाएगी जब बाद में उनका कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ। जो अगला सेक्शन है सेक्शन 142, being member of unlawful assembly, whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of unlawful assembly। तो हमने अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन तो पढ़ ली 141 में कि 5 या उससे ज़्यादा लोग अगर एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ इकट्ठे होंगे और कॉमन ऑब्जेक्ट जो होंगे वो जो 5 पॉइंट बताए हैं वैसे अगर होंगे तो उनकी असेंबली अनलॉफुल असेंबली होगी। अब कौन कौन व्यक्ति कहलाएगा कि उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, तो सेक्शन 142 बताता है कि जिस भी व्यक्ति को ये पता है कि कोई भी इस तरीके की असेंबली जहां 5 या ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं वो अनलॉफुल असेंबली है, उनका ऑब्जेक्ट जो 5 ऑब्जेक्ट बताए गए हैं वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें वो आगे आकर के जुड़ता है और जुड़ने के साथ साथ कंटिन्यू करता है, तो वो व्यक्ति माना जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। सेक्शन 143 इज अबाउट पनिशमेंट। अगर अनलॉफुल असेंबली में आप होते हैं, मेंबर होते हैं, तो क्या पनिशमेंट आपको दी जाएगी, ये सेक्शन 141 में बताया है। इसकी सजा 6 महीने की जेल और फाइन या दोनों के साथ हो सकती है। सेक्शन 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन। तो अगर 5 या ज़्यादा लोगों की जो एसोसिएशन है, जो असेंबली है, अनलॉफुल है और उसमें घातक हथियार डेडली वेपन्स के साथ कोई ज्वाइन करता है, तो अगर ऐसा कोई करता है, whoever being armed with deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years। ऐसा हथियार जिससे मृत्यु की भी संभावना है, ऐसा हथियार लेकर के अनलॉफुल असेंबली का जो व्यक्ति हिस्सा बनेगा उसको 2 वर्ष तक के किसी भी भांति के कारावास की सजा, फाइन और दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 145, joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse। तो अगर ऐसी कोई अनलॉफुल असेंबली थी जिसको लॉफुली एक ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट किया गया है कि अब ये असेंबली डिसबर्स कर दी जाए, इस असेंबली को खत्म कर दिया जाए, आप अलग अलग चले जाइए, और उसके बावजूद कोई व्यक्ति उस अनलॉफुल असेंबली को आकर के ज्वाइन करता है या उस असेंबली में कंटिन्यू करता है, ज्वाइन करते हुए कंटिन्यू करता है, तो सेक्शन 145 के अपराध का दोषी माना जाएगा, जिसमें आइदर डिस्क्रिप्शन के 2 साल के कारावास, फाइन और दोनों के साथ सजा का प्रावधान है। नाउ सेक्शन 146, इसमें राइटिंग या बलवा, हिंदी में इसे कहा गया है बलवा, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। Whenever force or violence is used by an unlawful assembly
or by any member thereof in prosecution of the common object of the such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. अगर अनलॉफुल असेंबली के लोगों द्वारा कॉमन ऑब्जेक्ट जो तैयार किया गया था उसके कंटिन्यूएंस में, फर्दरेंस में फोर्स या फिर वायलेंस कर दिया गया, फोर्स का यूज किया गया या फिर वायलेंस किया गया, हिंसा की गई, तो ये कहा जाएगा उनके द्वारा राइट का अपराध किया गया है। फोर्स भी आगे आईपीसी में डिफाइंड है। फोर्स का जो उसमें ये बताया गया है कि फोर्स यानी अगर आप किसी भी स्टेशनरी चीज को मोशन में ले आते हैं या फिर जो चीज मोशन में है उसको एक कॉल की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि फोर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी भी फिजिकल फोर्स का यूज करके जो भी चीज स्टेशनरी है उसको मोशन में लाते हैं या जो चीज मोशन में है उसकी स्पीड को कम करते हैं या उसको स्टेशनरी पोजीशन में पहुंचाते हैं, तो ये होता है फोर्स। तो अगर अनलॉफुल असेंबली ने फोर्स का यूज किया या फिर वायलेंस कर दिया तो ये कहा जाएगा उन्होंने राइट का ऑफेंस किया है। और राइट करने के लिए पनिशमेंट क्या है, ये सेक्शन 147 में बताया गया है कि अगर अनलॉफुल असेंबली ने राइट किया तो उसके हर मेंबर को 2 साल की सजा, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 148 राइटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन्स। तो अगर राइट का ऑफेंस करते समय डेडली वेपन्स भी साथ में थे, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि डेडली वेपन्स साथ में होंगे, तो सेक्शन 148 में राइट के डेडली वेपन्स के साथ करने के अपराध के लिए 3 वर्ष तक के कारावास की सजा, फाइन और दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 149 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब सेक्शन 149 इंपॉर्टेंट है, ये जो लायबिलिटी है हर मेंबर की, अनलॉफुल असेंबली के हर मेंबर की, उसको बताता है। और इसका हम कंपैरिजन सेक्शन 34 से पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या डिफरेंस है। तो सेक्शन 149 में ये बताया गया है कि जितने भी मेंबर्स अनलॉफुल असेंबली में होंगे और कॉमन ऑब्जेक्ट के चलते हुए कोई भी अपराध करेंगे, कोई भी ऑफेंस करेंगे, तो वो सारे के सारे मेंबर्स इक्वली लायबल होंगे और उन्हें इक्वली पनिश किया जाएगा। तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, और उस असेंबली ने अगर कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई ऑफेंस, अदर ऑफेंस कर दिया गया तो उसके लिए सारे मेंबर्स इक्वली लायबल होंगे। अगला सेक्शन है 150 हायरिंग और कनाइविंग एट हायरिंग और ऑफ पर्सन्स टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। तो अगर कोई अनलॉफुल असेंबली फॉर्म हो रही है या हो चुकी है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति कुछ अन्य लोगों को हायर करता है किराए पर, जैसे लोग कहते हैं ना किराए पर लोगों को बुला के लाए हैं, पैसा दे के बुला के लाए हैं, या फिर ऐसी किसी चीज में मदद करता है, या फिर उसको मालूम है कि अनलॉफुल असेंबली बनने जा रही है फिर भी लोगों को बुलाए जाने पे वो वहां भेजता है और नहीं बताता कि अनलॉफुल असेंबली है या वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं। तो हायर करना, हायर करने में सहायता करना किसी भी भांति से, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसने सेक्शन 150 में बताए गए अपराध को किया है, एंड ही शैल बी पनिश्ड एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। उसे भी उसी तरीके से पनिश किया जाएगा कि वह उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा। सेक्शन 150 में ये है कि किसी व्यक्ति ने अनलॉफुल असेंबली के लिए लोगों को हायर किया या फिर हायर करने में मदद की, वो वास्तव में वहां पर उपस्थित नहीं था, लेकिन उसको उसी भांति दंडित किया जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। अब जो सेक्शन 151 है वो ये बताता है कि knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more persons after it has been commanded to disperse। यहाँ पर मैं वापस से एक बार सेक्शन 145 को पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर ये बताया गया है कि joining और continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse। 145 में
अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है या फिर अनलॉफुल असेंबली में कंटिन्यू करता है जिस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के ऑर्डर हो चुके हैं। सेक्शन 151 में कोई व्यक्ति 5 या अधिक लोगों को ज्वाइन करता है या फिर उस एसोसिएशन में कंटिन्यू करता है, जैसे ऐसा एसोसिएशन जिसको डिस्पर्स करने के ऑर्डर हो चुके हैं। दोनों में फर्क ये है कि 145 में अनलॉफुल असेंबली थी जिसमें वो ज्वाइन कर रहा था, 151 में 5 या ज्यादा लोगों का समूह है, अभी वो अनलॉफुल असेंबली बनी नहीं है और कानूनन तौर पर उसको डिस्बर्स होने का ऑर्डर मिल चुका है। परंतु इसमें आगे क्या है कि ये संभावना है कि ये 5 या ज्यादा लोग जो आगे यहाँ पर इकट्ठे रहे तो फिर ये अनलॉफुल असेंबली करके कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई अपराध कर देंगे, इसीलिए पहले ही कानूनन उनको डिस्बर्स होने के आदेश मिल चुके हैं। और फिर भी ऐसे 5 या ज्यादा लोगों के एसोसिएशन जिसको डिस्बर्स होने का ऑर्डर हो चुका है उसको कोई ज्वाइन करता है तो सेक्शन 151 के अपराध का दोषी होगा और उससे 6 माह के कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 152 असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट्स ETC। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो राइट्स या अन्य इस चैप्टर में बताए गए किसी अपराध को दबाने की कोशिश कर रहा है और उसको कोई व्यक्ति थ्रेट करता है, असॉल्ट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स के यूज के लिए थ्रेटन करता है तो भी इस अपराध के लिए दोषी होगा और इसकी सजा 3 वर्ष तक के कारावास, फाइन और दोनों के साथ दी जा सकती है। 151 wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed if not committed। अब सेक्शन 153 में क्या है कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ इतना किया है कि प्रोवोक किया है, जो भी असेंबली है लोगों का 5 या ज्यादा लोगों का जमावड़ा है उसको प्रोवोक किया है सिर्फ इस उद्देश्य से कि अगर ये लोग उकसावे में आ जाएंगे तो ये राइट का ऑफेंस कर देंगे, 5 से ज्यादा लोग हैं और ये फोर्स का यूज कर देंगे या वायलेंस कर देंगे। तो सेक्शन 153 में अगर ऐसा करने पर, अगर कॉज द ऑफेंस ऑफ राइटिंग, अगर ये राइट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, इसमें 1 वर्ष तक के कारावास की सजा, और अगर राइट नहीं किया, अगर उन्होंने फोर्स या वायलेंस का यूज नहीं किया तो भी इस तरीके से उकसावे के लिए 6 माह तक के कारावास की सजा सेक्शन 153 में बताई है। तो अगर किसी ने राइट के लिए उकसाया है अनलॉफुल असेंबली को और राइट हो जाएगा तो 1 साल तक की सजा, फाइन और दोनों के साथ, या फिर अगर राइट नहीं हुआ तो 6 माह तक के कारावास की सजा बताई गई है। अब इसके बाद कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बाद में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे सेक्शन 153A that deals with promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि रिलीजियस ग्रुप्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, इन सब के आधार पर अगर अनलॉफुल असेंबली के साथ जो पब्लिक हार्मनी है, पीस है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उससे दंडित किया जाएगा। किस तरीके से करता है, तो इसका जो पहला क्लॉज है कि वर्ड्स द्वारा, बोले गए, लिखे गए, साइंस द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस द्वारा, किसी भी तरीके से अगर रिलीजियन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, इन सब के बेसिस पे जो पब्लिक हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए या फिर आपस में हेट्रेड, एनमिटी पैदा करने के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट, कमिट्स एनी एक्ट विच इज प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट, इन्हीं सारी चीजें के रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, ग्रुप्स, कास्ट, इनके बेसिस पे इनके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी खत्म हो जाए, या फिर organizes any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence
or knowing it to be likely that participants in such activity will use or be trained to use criminal force. तो अगर ऐसी कोई ड्रिल, कोई रैली निकालना, मोर्चा करना, ऐसी कोई मूवमेंट करना जहां पर लोग जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रेन होंगे या फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसा कुछ करने के लिए कि क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करो, वायलेंस यूज़ करो इन सारे ग्राउंड्स पर और पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाओ, तो ऐसा कोई भी अगर कोई अपराध करेगा तो उसको जो सजा दी जाएगी वो 3 वर्ष तक के कारावास के साथ, फाइन के साथ या दोनों के साथ दी जाएगी। इसमें जो आगे लास्ट पैराग्राफ है जो क्लॉज 2 है इसका, कि अगर रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज इन सब के बेसिस पर अगर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी ऑफेंस पूजा के स्थान पर किया जाएगा, वर्शिप के प्लेस पे किया जाएगा, तो जो सजा है वो और ज़्यादा होगी, वो बढ़ करके 5 साल तक के कारावास की सजा, फाइन और दोनों के साथ दी जा सकती है। सेक्शन 153 कैपिटल ए 2 बार है। 153A punishment for knowingly carrying arms in any procession or organizing or holding or taking part in any mass drill or mass training with arms। तो जो मैंने पहले बताया कि ऐसी कोई मास ट्रेनिंग हो रही है, कहीं पर रैली निकल रही है, कहीं मोर्चा बनाया जा रहा है, वहां पर आर्म्स अगर कैरी किए जाएंगे तो ये सेक्शन 153 कैपिटल ए इसके अनुसार दंडनीय होगा और इसके लिए 6 महीने के कारावास और फाइन और दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। अगला सेक्शन है 153B इम्प्यूटेशंस, असर्शंस परजुडिशियल टू नेशनल इंटेग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान। तो अगर कोई भी व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या फिर किसी प्रतीक द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा या किसी अन्य माध्यम से क्या क्या चीजें करता है, makes or publishes any imputation that any class or person cannot by reason of their being member of any religion, racial, language or religion group or caste or community bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India। तो अगर ऐसा कोई भी पब्लिकेशन लिखा जाता है या बोला जाता है या कोई ऐसे जेस्चर्स या विजिबल रिप्रेजेंटेशंस किए जाते हैं जिससे रिलीजियस बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे लोगों में ये भावना पैदा हो कि भारत के विरुद्ध या भारत की अखंडता और सॉवरेनिटी है उसके विरुद्ध उनके मन में भावना पैदा हो, तो या फिर asserts, consents, advises, propagates or publishes that any class of persons shall by reason of their being member of any religion, racial, language or religious group or caste or community be denied or deprived of their rights as citizen। तो ऐसा उनमें भावना पैदा करता है कि वो ऐसे किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी को के होने की वजह से उनके जो सिटीजन के राइट हैं, भारत का नागरिक होने के जो अधिकार हैं, उनसे उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा, ऐसी भावना पैदा करने का प्रयास करता है। मेक्स और पब्लिशेस एनी असर्शंस, काउंसिल, प्ली और अपील concerning the obligation of any class of persons by reason of their member being such and such is likely to cause disharmony or feeling of enmity or hatred or ill will between such members। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि किसी भी बोले गए, लिखे गए या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन से किए गए पब्लिकेशन के द्वारा लोगों में उनके ग्रुप्स, कास्ट, रिलीजन इन सब के बेसिस पे भारत के विरुद्ध हेट्रेट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हेट्रेट या फिर उनके मन में ये भावना पैदा करना कि उन्हें जो सिटीजन के रूप में राइट्स प्राप्त हैं वो उनको नहीं दिए जाएंगे, या फिर दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हेट्रेट पैदा करना, उनके बीच में वैमनस्य पैदा करना, ऐसा कोई प्रयास करेगा तो उससे सेक्शन 153B के अपराध के लिए दोषी पाया जाएगा और उसे 3 वर्ष के कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसका जो क्लॉज 2 है, whoever commits an offense specified in subsection 1 in any place of worship, तो अगर किसी पूजा के स्थान पर ऐसा अपराध किया जाएगा तो उसमें 5 वर्ष तक के कारावास की सजा और फाइन ये बताया गया है। सेक्शन 154
owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held. तो जो हमने अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन पढ़ी, अगर अनलॉफुल असेंबली किसी व्यक्ति के प्राइवेट लैंड पर असेंबल होती है और उस व्यक्ति को ये मालूम है कि अनलॉफुल असेंबली है, ये कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई अपराध करेंगे, और इसके बावजूद वो ना उस अनलॉफुल असेंबली को हटाने का प्रयास करता है, डिसबर्स करने का प्रयास करता है, ना ही उसको रोकने का प्रयास करता है, और ना ही इसकी सूचना जो भी संबंधित उचित अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उसको देता है। तो अगर ये कुछ भी उसने नहीं किया और उसके जमीन पर अनलॉफुल असेंबली है, तो सेक्शन 154 के अंतर्गत उसे दंडनीय माना जाएगा और उसे 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला है सेक्शन 155, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। तो जो हमने राइट का ऑफेंस पढ़ा, अगर कोई ऐसा राइट का ऑफेंस होता है जिससे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, जैसे कि किसी जमीन के टुकड़े के लिए अनलॉफुल असेंबली में लोग जाकर के भिड़ गए और उनके बीच में राइट हो गया, तो जिस व्यक्ति की जमीन है जिसका उसमें फायदा हो रहा है उसको भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसके फायदे के लिए जो भी कृत्य हुआ अनलॉफुल, उसका उसे दोषी माना जाएगा सेक्शन 155 में, और उसे जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। सेक्शन 156, अब क्या है कि जिस व्यक्ति के फायदे के लिए वो राइट हुआ उसका कोई भी एजेंट या अभिकर्ता, तो अगर उसका कोई काम करने वाला व्यक्ति है, अगर जिस जमीन के ओनर को फायदा हो रहा था राइट से, उस जमीन में काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनको भी ये जानकारी थी और उन्होंने भी वो राइट होने दिया, उनकी उपस्थिति में वो चीजें हुई, तो वो जो अभिकर्ता है, जो एजेंट है, वो भी दोषी होगा और उसे भी फाइन के साथ दंडित किया जा सकता है। 157, हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। अगर अनलॉफुल असेंबली के लिए जो व्यक्ति हायर हुए थे उनको कोई आश्रय देता है, संश्रय देता है अपने पास, तो सेक्शन 157 के अपराध के लिए दंडनीय होगा, जिसमें 6 माह तक के कारावास, फाइन या दोनों की सजा दी जा सकती है। सेक्शन 158, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और राइट। अब क्या है कि जो व्यक्ति हायर किया गया है, जिसको किराए पर बुलाया गया है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के लिए, अगर वो आता है और अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनता है तो उसे 6 माह तक के कारावास की सजा और फाइन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर वो हथियार लेकर के अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनता है, वो हथियार लेकर के आ जाता है जिससे कि मृत्यु की संभावना है या फिर प्रीवियस हर्ट की संभावना है, तो जो सजा होगी ये 2 वर्ष तक के कारावास की हो सकेगी, फाइन और दोनों से दंडित किया जा सकता है। लास्ट में इसमें एक सेक्शन 159 में एफरे का अपराध बताया गया है, जिसको हिंदी में कहा गया है दंगा। सामान्य भाषा में हम जो रायट होता है उसको बोलचाल की भाषा में दंगा कह देते हैं, लेकिन आईपीसी के अंदर अगर हम रायट की बात करेंगे तो हिंदी में उसे बलवा कहा गया है और जो एफरे का अपराध है उसे दंगा कहा गया है। तो दंगा क्या है? सेक्शन 159 में डेफिनेशन है, when 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit the affray। अगर 2 या 2 से अधिक लोग किसी पब्लिक प्लेस में झगड़ा करते हैं और उससे उस प्लेस की शांति भंग होती है तो इसे कहा जाएगा एफरे या फिर दंगा। और अगर इस तरीके का कोई अपराध करता है तो सेक्शन 160 में उसकी सजा बताई गई है, जो कि 1 माह तक के कारावास की हो सकेगी, फाइन और कारावास दोनों के साथ दंडित की जा सकती है। तो ऐसे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ अपराध बताए गए हैं सेक्शन 141 से लेकर के सेक्शन 160 तक। ओके, हाँ। So, my next question is, can a member of unlawful assembly be punished for every offense which is committed by a single person?
डेफिनेटली सेक्शन 149 जो है वो हमने पढ़ा कि अगर अनलॉफुल असेंबली ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है उनके द्वारा, तो उसमें जो भी मेंबर्स होंगे इंडिविजुअली सभी इक्वली लायबल होंगे। तो अगर किसी एक व्यक्ति ने भी उस कॉमन ऑब्जेक्ट के चलते हुए अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होते हुए कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसके लिए हर मेंबर इक्वली लायबल होगा और उसे इक्वली सजा दी जा सकती है। And my one more question is, does mere presence of person, right? कोई भी person सिर्फ वहाँ पर present है, तो क्या वो भी liable होगा? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी प्रेजेंस वहाँ पर नोइंगली है, आप उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बने हैं, आपको ये मालूम है कि वो अनलॉफुल असेंबली है, उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने जो सेक्शंस पढ़े हैं उसमें क्लियर है कि जो भी ऐसा ज्वाइन करता है वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा, और अगर वो मेंबर है तो इक्वली पनिशेबल होगा। And one last question is difference between unlawful assembly, rioting and affray. अनलॉफुल असेंबली जो हमें डेफिनेशन मिली है सेक्शन 141 में कि 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर के, वहाँ पर 5 कैटेगरी बताई गई हैं कॉमन ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे। तो अगर इस तरीके से वहाँ पर असेंबली होती है जिनके वो उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। जब ये असेंबली किसी तरीके से वायलेंस कर देगी या फोर्स का यूज़ करेगी, तो फिर ये कहा जाएगा कि उन्होंने राइट का ऑफेंस किया है। तो डिफरेंस यही है कि कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट को करने के लिए जो कि इलीगल है, जो 5 कैटेगरी बताई गई हैं उसके अनुसार अनलॉफुल है, वैसा अगर कोई ग्रुप तैयार होता है 5 या ज़्यादा लोगों का, तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। और जब वो अनलॉफुल असेंबली क्रिमिनल फोर्स या फिर वायलेंस का यूज़ कर देगी, तो वो राइट की श्रेणी में आएगा। और जहाँ तक एफरे की बात है, वहाँ 2 या 2 से अधिक लोगों के झगड़ा करने से, जिस प्लेस में वो इनके द्वारा झगड़ा किया गया वहाँ का पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ पर एफरे का अपराध बनता है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 2 या 2 से अधिक लोगों के आपस में झगड़ने से भी एफरे हो सकता है। राइट में 5 या उससे ज़्यादा लोग अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर फोर्स का यूज़ करेंगे या फिर वायलेंस करेंगे, तो वो राइट होगा।